गॉसेस लॉज एप्लीकेशंस की। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हम गॉस थ्योरम की पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन है कि कोई भी एक स्ट्रेट वायर है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। तो अब हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर और इस स्ट्रेट वायर पे यूनिफॉर्मली चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड और हम किसी भी एक पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है, वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किससे? गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम हमें क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स किसके बराबर होगा, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बराबर हमारा फ्लक्स होगा। तो मतलब अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो मुझे यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेसेस पे अप्लाई होता है, कभी भी उन्हें हम ओपन सरफेस पे नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सबसे पहले तो हम लोग इनको एक क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया और जिसमें हमने इन चार्जेस को ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे और भी चार्जेस हैं, तो हम एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस की यहाँ बात कर रहे हैं। इसमें एक सरफेस ये मिल रहा है हमें, दूसरा ये सरफेस मिल रहा है और तीसरा ये जो कर्व्ड सरफेस है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब इन तीनों सरफेसेस पे हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा भी हमें पता होना चाहिए। अब एंगल थीटा में हम सब जानते हैं जो एरिया है उसका तो जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड या आउटवर्ड नॉर्मल रहेगा। तो अगर फर्स्ट वाला जो केस है हमारा, फर्स्ट वाला जो एरिया है उसमें मुझे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ गया। सेकंड वाले में परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये आ गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। थर्ड में परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये आ गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शन से ही हम पता कर पाएंगे इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है हमारे पास में और यहाँ पे ये बहुत सारे चार्जेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हमें किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक एक चार्ज तो है नहीं, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो हम एक छोटा सा पार्ट इधर से लेंगे, हम छोटा सा एक पार्ट इधर से लेंगे और अब इनकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब ये E1 इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज E cos थीटा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा E sin थीटा। सिमिलरली यहाँ से भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करूं तो इसमें भी एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आप देखो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे ना यहाँ पे वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बचेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा आ रहा है? दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया रेडियली आउटवर्ड। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी ले लो, दिस इज रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं? यहां से हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब जो फ्लक्स 1 है दैट इज 0, जो फ्लक्स 2 है दैट इज ऑल्सो 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू 0 होके ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये 0 होगी तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इन दोनों केसेस में तो 0 हो गया। अब हमारे पास में फ्लक्स किसकी वजह से बचा? सिर्फ और सिर्फ ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी वजह से हम लोगों को फ्लक्स निकालना है एंड दैट इज इक्वल टू E डॉट ds। ये इसके बराबर आया, ठीक है। और ये किसके बराबर है? देन इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसमें भी एक चीज आप नोट करना, अब हम यहाँ पे सिंगल चार्ज की वजह से ये फ्लक्स नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं,
हम यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं और एक लाइन पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब हमें यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना पड़ेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो Q किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल के बराबर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी E डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू लैम्डा डॉट डी एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बाहर ले लेते हैं। दिस इज एरिया ऑफ सिलेंडर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करते हैं तो E विल बी E इंटू 2 पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया और हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास में लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको थोड़ा रीअरेंज कर रही हूँ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के, है ना, इनवर्स रिलेशन आ रहा है यहाँ पे आर के साथ में। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल में फील्ड आउटसाइड द सेल हमें पता करना है, सरफेस ऑफ द सेल पे पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल हमें पता करना है। तो अगेन सबसे पहले तो हम एक स्फेरिकल सेल बना लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज द स्फेरिकल सेल। हमें क्या कहा है, हमें कहा है चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है और उसके बाहर हमें ये चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है और इसके बाहर किसी पॉइंट P पे आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चार्ज्ड सेल जिसका रेडियस है कैपिटल R के बराबर। हमें किसी पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब फिर से अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हो तो एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो अगेन वी विल बी मेकिंग अ क्लोज्ड सरफेस। तो हमने यहाँ पे ये क्लोज सरफेस ऐसे बना लिया। अब क्लोज सरफेस बना के हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल r के बराबर। यहाँ हम एक एरिया एलिमेंट ds ले लेते हैं, उस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों के बीच में जो थीटा यहाँ पे आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास में ये आ जाएगा E डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मुझे E चाहिए तो दिस विल बी E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने स्फेयर ले रखा है तो स्फेयर के लिए दिस विल बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज सेल कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज्ड सेल। तो बाहर की तरफ है तो ये पूरा का पूरा एज अ पॉइंट चार्ज काम करेगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 1 अपॉन r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको मिल जाएगी। तो ये पहला केस। अब इसी में एक दूसरा केस है कि अगर हम इसी पॉइंट P को कहाँ ले लेते हैं, हम इस पॉइंट P को इस सरफेस के ऊपर ही ले लेते हैं। तो जब हम इस सरफेस के ऊपर लेंगे तो अब ये जो स्मॉल r हमने लिया था वो किसके बराबर हो जाएगा, वो कैपिटल R के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं हम, ये हो जाएगी E विल बी इक्वल टू
1/4πε0 Q/r²। ये आपके पास आ गई ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। अब क्योंकि सरफेस ऑफ द स्फेयर की बात कर रहे हैं तो हमें किसकी बात करनी पड़ेगी? वी हैव टू टॉक अबाउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके बराबर होती है? दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से Q आपको मिल जाएगा सिग्मा इनटू एरिया A के बराबर। तो हम इसको लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। अब स्फेयर के केस में एरिया हमारा किसके बराबर आ गया? 4πr², ये जो हमने सेल ले रखी है उसका एरिया, एंड दिस इज इक्वल टू 4πε0 इनटू r²। से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आ गई? सिग्मा अपॉन ε0 when we are taking the case of a charged spherical cell। तो चार्ज स्फेरिकल सेल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो किसके बराबर होती है? दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। ये किस वाले केस में? ठीक है, अभी उसको बाद में बात करेंगे, अभी तो सिग्मा अपॉन ε0 की बात कर लेते हैं। तो इनसाइड द सेल ये क्या हो जाएगा? इनसाइड द सेल, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं इनसाइड द सेल, सारे के सारे चार्जेस तो कहाँ पे है? सरफेस के ऊपर है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। अगर Q 0 है तो उस वाले केस में E.ds is equal to 0/ε0 and the electric field intensity will be equal to 0। तो inside the cell क्या रहेगा? field intensity 0 होगी। on the surface of the charged सेल क्या रहेगा? सिग्मा अपॉन ε0, और किसी पॉइंट जो हमने आउटसाइड ले रखा है उसके लिए KQ अपॉन r² होगा। तो तीन केस हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज स्फेरिकल सेल के देखे। पहला केस जिसमें हमने पॉइंट P आउटसाइड लिया है, तो उस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई आपके पास में? KQ अपॉन स्मॉल r²। दूसरा वाला केस हमने लिया जब सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन ε0। थर्ड केस जब हमने सेल के अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं तो वहां पे एप्सिलॉन कितनी आ जाएगी? 0 के बराबर, क्योंकि इनसाइड द सेल कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट केस है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर। अब आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं? चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक कंडक्टिंग सेल लिया था तो वो अंदर से होलो था, अब हम जो ले रहे हैं वो अंदर से होलो नहीं है, अब चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर है। तो उस वाले केस में आपको क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो इसमें पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में सबसे पहले हमने ये स्फेयर लिया, सॉलिड है, तो अंदर किसी पॉइंट P पे हम देख रहे हैं, तो अंदर किसी पॉइंट P पे ये सेंटर है, दिस इज द डिस्टेंस R, और यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए? वी वांट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? E.ds इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, अब जो Q है वो किसके बराबर होगा? ये हमारे पास में होगा वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का? 4/3 πr³ इनटू वॉल्यूम डेंसिटी रॉ के बराबर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? E.ds इज इक्वल टू 4πr³ इनटू रॉ अपॉन 3। अब देखो ये ε0 हम कब यूज करते थे? जब हमने वैक्यूम का केस ले रखा है, जब वहां पे कोई भी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, उस केस में हम ε0 लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक सॉलिड चार्ज्ड स्फेयर की, तो सॉलिड है इसका मतलब किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो अब उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखनी रहेगी। तो या तो हम उस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दें ε0 को, या फिर हम क्या लिख दें? हम जो भी उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है उसी को यहाँ पे लिखें, तो दिस विल बी एप्सिलॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? ये आपके पास में 4πr² के बराबर, तो ये हो गया 4πr²
आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब इंटू रॉ डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन। आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी आर इंटू रॉ डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन। तो जब भी हम कोई भी सॉलिड चार्ज स्फेयर लेते हैं, तो सॉलिड चार्ज स्फेयर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी आती है? वो आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो एक बार ग्राफ बनाते हैं, वो जो हमने एक होलो स्फेरिकल सेल ली थी उसके लिए भी ग्राफ बना लेते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का, और इसके लिए भी एक बार हम ग्राफ बना लेंगे। तो ये वाला केस कब है? जब हमने अंदर किसी पॉइंट पी पे लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आई। अगर हम इस चार्ज स्फेयर की रेडियस आर पे किसी पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो वो कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर इंटू रॉ डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन, ये आ जाएगी। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और जैसे ही हम इसके बाहर किसी पॉइंट पी पे लेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी के क्यू अपॉन आर, जो भी यहाँ पे हमने डिस्टेंस ले रखी है उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक बार क्या करने वाले हैं हम? ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो ग्राफ में पहले में जो भी हमने स्फेरिकल सेल ली है, स्फेरिकल सेल, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। स्फेरिकल चार्ज्ड सेल है, इस चार्ज्ड सेल में बाहर की तरफ हमने कोई पॉइंट पी ले रखा है। इस पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो उसका फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जब हम इसके किसी सरफेस पे लेते हैं कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाती है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ये जो है ये कैसी है? दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम अंदर देखते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वो अंदर कैसी है? दैट इज जीरो, वो जीरो के बराबर है। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में क्या आएगा? ग्राफ में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रखी है वाई एक्सिस पे और डिस्टेंस लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। हम यहाँ पे सेंटर से चल रहे हैं, जब सेंटर से चल रहे हैं तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। अब धीरे धीरे हम यहाँ पे इसके सरफेस तक आएंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टेंस जहाँ पे हम सरफेस पे आ गए, तो यहाँ पे रेडियस के बराबर, तो यहाँ तक तो जीरो रही। इनसाइड द सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी है? दैट इज जीरो। तो यहाँ पे हमें ये जीरो मिल गई। अब जैसे ही हम आर पे आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है? यहाँ पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मिलती है। और अब जैसे जैसे हम इसके बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये कैसे कम हो रहा है? कुछ इस तरीके से ये कम होती हुई जा रही है। तो ये ग्राफ मिलता है जब हम स्फेरिकल सेल लेते हैं जो चार्ज्ड है और हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं इनसाइड द सेल, ऑन द सेल एंड आउटसाइड द सेल। अब हमने क्या लिया है? अब हमने एक सॉलिड चार्ज्ड स्फेयर लिया है। जब सॉलिड चार्ज इंसुलेटिंग जब हम एक सॉलिड चार्ज स्फेयर लेते हैं तो उस वाले केस में हमारे पास में ग्राफ कैसा बनता है? उस वाले केस में ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रखी है, हमने इधर आर ले रखा है। जब इनसाइड देख रहे हैं तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी आ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये ग्राफ ऐसा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी और फिर ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये वाली कैसी वैल्यू? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास में ग्राफ आएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 3 केसेस यहाँ पे देख लिए हैं। पहला केस था यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के लिए, दूसरा था हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के लिए, और इसका ग्राफ कैसा आया? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ पे E है, यहाँ R है। नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट वाला केस है
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर। चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर के लिए कैसा आ रहा है ग्राफ, कुछ इस तरीके का। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज रेडियस आर। ये 3 केस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब हम लोगों ने एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले रखी है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो इसका भी सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में फॉर एग्जांपल हमारे पास में ऐसे कोई भी ये प्लेन शीट है और इसके ऊपर जो चार्जेस हैं दे आर स्प्रेडेड, ये इस तरीके से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट P पे। तो अब अगेन क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज्ड सरफेस बनाना होगा। तो क्लोज सरफेस हम फिर से स्फेरिकल सरफेस बना लेते हैं क्लोज्ड सरफेस में। ये क्लोज सरफेस, यहाँ पे हमारे पास ये क्लोज सरफेस बन गया। अब इसमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना है। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहाँ पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, रेडियली आउटवर्ड, तो उसको भी बना लेते हैं। अब ये कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखो ये वाला जो सरफेस है, यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स देखूं तो दैट विल बी E डॉट ds कॉस, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 रहेगा, तो cos 0 मतलब E डॉट ds के बराबर हमारे पास में फ्लक्स आ गया। दिस इज E डॉट ds। अगर ये वाला देखें तो अगेन फ्लक्स कितना आएगा, E डॉट ds के बराबर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ देखूं तो 90 डिग्री है, यहाँ देखूं तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स हो गया 0। तो कर्व्ड सरफेसेस पे फ्लक्स 0 हो गया, जो हमारी 2 एजेस वाली सरफेस है वहां पे फ्लक्स मिला है हम लोगों को। तो अब टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इन दोनों को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 2E डॉट ds के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिंगल चार्ज की तो बात नहीं हो रही, हम तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे है, प्लेन शीट पे है। इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे काम आएगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर, Q अपॉन एरिया के बराबर। तो Q आ जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू एरिया। हमने एरिया क्या ले रखा है, ds के बराबर, तो Q की जगह लिख देते हैं हम 2E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू सिग्मा डॉट ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ds से ds कैंसिल हो गया, E कितना आ गया, सिग्मा अपॉन इस 2 को नीचे ले जाओ, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू अ थिन प्लेन शीट की वजह से। अगर हम एक यूनिफॉर्म प्लेन शीट ले लेते हैं जिसका कुछ थिकनेस है, प्लेन शीट है वो, तो उस वाले केस में कैसा आ जाएगा, अगर हमने कुछ इस तरीके से ये शीट ली, इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं अपन, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पे प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर पीछे की तरफ भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों सरफेसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये थिन प्लेन शीट की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। एक शीट हमने यहाँ पे ये बना रखी है, दूसरी शीट हम लोगों ने यहाँ पे ये बना रखी है, और अब बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इन दोनों की वजह से। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेन शीट्स बनाते हैं।
और फिर उनकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले एक शीट बनाई और इस शीट के ऊपर पॉजिटिव जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम मान लेते हैं इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पैरेलल में एक दूसरी शीट और रख दी, जो दूसरी शीट है उस पे भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। यहाँ पे 3 रीजन हम लोगों को मिल रहे हैं, फर्स्ट वाला, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। इन तीनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो जो थर्ड रीजन है उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 का डायरेक्शन। जो ये वाला है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 का डायरेक्शन। यहाँ पे आपके पास में 1 और ये 2। तो इस तरीके से हम लोगों को डायरेक्शंस मिल गए। अब डायरेक्शन मिल गए तो अब हम क्या कर सकते हैं, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले रीजन में जब फाइंड आउट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। अब यहाँ साइन कन्वेंशन का यूज करना है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा। तो अगर E1 और E2 दोनों ही इधर की तरफ है तो इसका मतलब ये दोनों कैसे आ जाएंगे, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, दिस विल बी माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 and this will be the electric field intensity in first region। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले रीजन की। सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, ये सेकंड वाले में दिस विल बी E1 माइनस E2, so this will be sigma upon 2 epsilon naught minus sigma 2 upon 2 epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड वाले रीजन में आ जाएगी, दिस विल बी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड में इस साइड लिया है तो मतलब दोनों को पॉजिटिव ले लेना है। तो E3 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये तीनों जो रीजन है, पैरेलल प्लेट हमारे पास में जो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स दी हुई है, तो उन पैरेलल शीट्स पे, प्लेन शीट्स के तीनों जो रीजन है उनमें हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया। अब इसमें देखो केसेस बन सकते हैं। केस क्या बन सकते हैं, जैसे कि हमने सिग्मा 1 किसके बराबर ले लिया, सिग्मा 1 हम लोगों ने सिग्मा 2 के बराबर ले लिया। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो उस केस में E1 कितना आएगा हमारे पास में, तो माइनस 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना आ जाएगा, E2 सिग्मा 1 तो 0 आ गया। E3 कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव के बराबर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम डिफरेंट केसेस लेके ये जो पैरेलल शीट्स है इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जो भी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम है उसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया।